प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग नंबर 9 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर प्लेलिस्ट की लिंक है, जहां से आप इसके सारे पार्ट को देखकर कक्षा 10वीं विज्ञान की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? बताइए पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो याद रखना है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? बताइए एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 736 वाट, 746 वाट, 767 वाट या 764 वाट। तो आपको याद रखना है कि एक एचपी जो होता है या एक अश्व शक्ति जो होता है यह 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 746 वाट हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? बताइए धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, धातुओं की जो प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, ग्रेफाइट होता है। बताइए ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक और सुचालक दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का कुचालक, आपको याद रखना है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक रहेगा। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्यारे बच्चों, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमें याद रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आपको याद रखना है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है? बताइए विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का होता है, तांबे का, लोहे का या फिर टंगस्टन का? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार याद रखिए टंगस्टन का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? बताइए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसका सही जवाब होगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगा होता है वह अवतल लेंस होता है। ऑप्शन बी अवतल लेंस हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? बताइए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो P4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बताइए किस विधि के द्वारा किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है यह विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की ओर।
प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछी गई है, कितनी होती है, 2, 4, 6 या फिर 8। तो बताइए इस प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है, यह आपको याद रखना है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बताइए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पहला विकल्प है श्वसन, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन और डी है उत्तेजनशीलता। तो वह कौन सा प्रक्रम रहेगा जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन हमारा सही जवाब रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या फिर कांच की झिल्ली से। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। इसमें दिया है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। बताइए इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना यह किस परिघटना पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 15। किस जंतु में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं। बताइए कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रा जो है, इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न में दिया है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। बताइए पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है किसकी इकाई है। दूरी की है, समय की, प्रकाश की या फिर धारा की। तो प्यारे बच्चों याद रखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है यह किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष याद रखना है दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला विकल्प है न्यूटन का तृतीय नियम, बी है न्यूटन का प्रथम नियम, सी है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों रॉकेट जो काम करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट याद रखना है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है। तो इसको याद रखिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। द्वितीय नियम को याद रखिए संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे जो नियम है उसको संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19।
प्रश्न में पूछा है बल किसका गुणनफल है, बताइए बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, बी है द्रव्यमान और त्वरण का, सी है भार और वेग का, और डी है भार और त्वरण का। तो प्यारे बच्चों, आपको बल का अगर सूत्र पता है कि F बराबर जो होता है वो ma के होता है, अर्थात यहां से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वह तापमान कौन सा रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है? बताइए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है? याद रखिए यह आंधी की संभावना का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? पहला विकल्प है श्यानता, बी है पृष्ठ तनाव, सी है गुरुत्व, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए वर्षा की बूंद का जो आकार गोलाकार होता है यह पृष्ठ तनाव के कारण से इसका आकार गोल होता है। तो प्रश्न 22 का ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 23 देखेंगे। प्रश्न में पूछा है ताप का एसआई मात्रक क्या है? बताइए यहाँ पर आपसे ताप का एसआई मात्रक पूछा है, सेल्सियस, केल्विन, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब होगा ताप का, याद रखिए एसआई मात्रक आपको याद रखना है केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 24। बताना है कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? घड़ी की जो स्प्रिंग रहती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित रहती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिए mgh होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² या हाफ mv² भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, न्यूनतम संभव ताप कितना है? बताइए न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो याद रखना है न्यूनतम संभव ताप जो है -273 डिग्री होता है। -273 डिग्री यह न्यूनतम संभव ताप है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न में पूछा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? बताइए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होना चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या फिर 30 मीटर? तो याद रखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। और कितनी दूरी होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी 17 मीटर हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न में पूछा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। बताइए प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है या हाइड्रोजन में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिए प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। किसमें होता है? प्रकाश का अधिकतम वेग जो होता है वो किसमें होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, बताइए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का? तो हमारे इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो याद रखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो धातु कौन सी है? यूरेनियम धातु का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न में पूछा है लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? बताइए, लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का है, अवकरण का उदाहरण है, बहुलीकरण का उदाहरण है या फिर जस्तीकरण का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण रहेगा? यह उदाहरण ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 30 है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? प्यारे बच्चों याद रखिए, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है ये किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, इसका सही जवाब लाइसोसोम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको ये 30 प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप क्लास 10th में साइंस विषय की अच्छी तैयारी करके अपना स्कोर अच्छा कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।